दोस्तों आज हमारी इस सीरीज का दूसरा चरण शुरू हो चुका है जिसमें हम इकोनॉमी के 50 एमसीक्यूज जो करंट बेस्ड एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करने वाले हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा आपको हमेशा कीवर्ड्स को मार्क करते चलना है, समझते चलना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स। अभी मैं बताऊंगा कौन से 4 फैक्टर्स है ताकि जल्द से जल्द हमारा जो टारगेट है विकसित भारत का 2047 में उसे अचीव किया जा सके। अब फटाफट इसे अपन क्रैक करते हैं। लास्ट 1 साल से इकोनॉमी में जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जितने जनरेट हो सकते थे वो सारे यहां पर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हमारी इस सीरीज का दूसरा चरण शुरू हो चुका है जिसमें हम इकोनॉमी के 50 एमसीक्यूज जो करंट बेस्ड एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फटाफट अपन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस का कैसा लेवल है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है और कौन से आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पिछले साल से लेकर अब तक कवर किए। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन लाते हैं अपन। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा आपको हमेशा कीवर्ड्स को मार्क करते चलना है, समझते चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, विद रेफरेंस टू द iron ore sector in India, consider the following statement. India is the second largest producer of iron ore globally after Russia. Then second, Odisha accounts for more than half of the iron ore production in India. Third, the Baladila range located in Odisha is known for high grade hematite. Which of the statement given above are correct? Option आपके सामने है। सबसे पहले 1 and 2, then 2, then 1 and 3, then 1, 2, 3। आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले अपन कीवर्ड्स को मार्क करते हैं। देखिएगा इधर ध्यान से क्या बोल रहा है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर ग्लोबली आफ्टर रशिया। अगर आप आयरन ओर के रैंकिंग की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन तो टॉप में कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया, देन आती है ब्राजील, देन आता है चाइना और फिर थर्ड में आ जाता है फोर्थ में आ जाता है इंडिया। तो ये टॉप मोस्ट कंट्री है। इसको याद करना भी बहुत आसान है, अल्फाबेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राजील, सी से चाइना, देन आपका इंडिया 4th रैंक पर आ रहा है। तो अगर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए जिसमें ये बोल रहा है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, तो ये गलत हो जाता है, एज इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और ग्लोबली, है ना, फॉलोड बाय नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना के बाद। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मतलब यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, उड़ीसा अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द आयरन और प्रोडक्शन इन इंडिया। ये बिल्कुल सही है, उड़ीसा सबसे ज्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन करता है पूरे भारत में। और अगर पर्टिकुलर उड़ीसा की फेमस माइंस की बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू आयरन ओर प्रोडक्शन तो उसमें क्योंथर आ जाता है और मयूरभंज इलाका आ जाता है। तो मयूरभंज माइंस और क्योंथर आर फेमस फॉर व्हाट, आयरन और प्रोडक्शन इन इंडिया, जो बेसिकली उड़ीसा में लोकेटेड है। और अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, द बेलाडीला रेंज लोकेटेड इन उड़ीसा इज नोन फॉर हाई ग्रेड हेमेटाइट, तो ये गलत स्टेटमेंट है, एज बेलाडीला रेंज इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। वैसे तो हेमेटाइट के लिए ही फेमस है लेकिन बेलाडीला रेंज इज फेमस फॉर आयरन ओर या फिर हेमेटाइट आयरन ओर, और ये भी छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहां पर गलत हो जाता है। तो अगर पूछा जाए विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज एंड आर करेक्ट, तो करेक्ट में आ जाता है ओनली 2। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा बी ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विथ रेफरेंस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ पेटेंट इन इंडिया इज वैलिड फॉर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाइंग प्रोवाइडेड दैट एनुअल फीस आर पेड। The Trademarks Act 1999 provides a protection for confidential business information as trade secrets. Third statement, the Geographical Indications of Goods Act 1999 offers a protection for a maximum of 10 years without renewal. How many of the statements given above are correct? इसमें भी correct statement ही पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स बताने हैं कि कितने सही है। यहां पर ऑप्शन के बेसिस पे आपको नहीं बताना है कि 1, 2, 3 में से कौन सा सही है, कितने स्टेटमेंट सही है इस पे फोकस करिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। चलिए तो सबसे पहले अपन देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। जब अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ पेटेंट इन इंडिया इज वैलिड फॉर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाइंग प्रोवाइडेड दैट एनुअल फीस आर पेड। बिल्कुल सही बात है, जो भी पेटेंट इन इंडिया होते हैं, भारत में होते हैं, दे आर वैलिड फॉर 20 years। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन एज ट्रेड सीक्रेट्स। तो याद रखिएगा, ट्रेडमार्क्स एक्ट की अगर सिर्फ पर्टिकुलर बात की जाए तो यहां पर जो भी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए इस एक्ट को लाया गया था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीज नहीं आएगी, या फिर कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोटेक्शन सिर्फ नहीं आता है। यहां पर हर वो चीज जो ट्रेड से रिलेटेड है उसके अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए ये ट्रेडमार्क्स एक्ट लाया गया था 1999 में। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। देन थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 1999 offers protection for maximum of 10 years without renewal। तो यहां देखिए, विदाउट रिन्यूअल अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर द जीआई गुड्स एक्ट 1999 दे कैन बी रिन्यूड आफ्टर 10 इयर्स, और ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए भी रहता है। तो यहां पर जो मैक्सिमम ड्यूरेशन दिए ना ऑफ 10 इयर्स विदाउट रिन्यूअल, ये आपका स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर देखा जाए, पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, तो सिर्फ आ जाएगा ओनली 1। तो यहां पर सेकंड का आ जाएगा सही आंसर ओनली 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द पेटेंट्स रूल 2024 इंट्रोड्यूस मेजर्स टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इन्वेंटर थ्रू द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेंटरशिप। स्टेटमेंट 2, the amendment allows the controller to extend the timeline for any proceeding or act under the Patents Act 1970 for up to 6 months। देन आ रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो यहां पर स्टेटमेंट के रूप में आपके पास पहला ये क्वेश्चन है, पहला ये पैटर्न है। ध्यान से इसे देखिएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो स्टेटमेंट बेसिस पे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। देन both statements are correct but statement 2 does not explain statement 1। statement 1 is correct but statement 2 is incorrect। statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। तो फटाफट आपको आंसर देना है, पहले तो कीवर्ड्स को आपको मार्क करना है, उसके बाद समझ के इसका अटेम्प्ट दीजिएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, जो थर्ड क्वेश्चन है इसको सबसे पहले पढ़ते था। पेटेंट्स रूल्स 2024 इंट्रोड्यूस मेजर्स टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन of an inventor through the issuance of certificates of inventorship। लास्ट ईयर ही पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल या फिर जो पेटेंट एक्ट आया था उसमें अमेंडमेंट किया गया था, और इस टाइम एक नई चीज की शुरुआत हुई है जिसमें जो भी इन्वेंटर है उसके कंट्रीब्यूशन को सर्टिफिकेट देने की यहां पर शुरुआत की गई है। तो अपने आप में ये एक पहल की गई है लास्ट ईयर ही 2024 में ही। तो स्टेटमेंट 1 अपने आप में सही है, क्योंकि यहां पर ये अमेंडमेंट हुआ था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, द अमेंडमेंट अलाउज द कंट्रोलर टू एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर एनी प्रोसीडिंग और एक्ट अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970 अप टू 6 months। अब इधर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अमेंडमेंट पेटेंट्स एक्ट 1970 का जो था, मतलब 1970 में जो पेटेंट्स एक्ट आया था उसमें अभी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन जो पुराना पेटेंट एक्ट था उसमें क्या होता था, जो भी कंट्रोलर होता था वो अपनी टाइमलाइन को अप टू 6 months एक्सटेंड कर लेता था अंडर द पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में है और स्टेटमेंट 2 जो कि सही है लेकिन प्रीवियस सिनेरियो का है, तो अपने आप में बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगर यहां पर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से, तो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक पुराने एरा का है और एक प्रेजेंट सिनेरियो का है, तो यहां पर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो यहां पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो थर्ड का हो जाता है बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, देन इट फंक्शंस under the administrative control of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, then it is headquartered in Kottayam in Kerala। स्ट्रेट स्टैटिक क्वेश्चन है,
उम्मीद है कि बन जाएगा आप लोग से भी। इधर देखिएगा ऑप्शन जो दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 वन ओनली, यहां पर आपको फिर से यहां पर याद रखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को मार्क करना है। आपका इनकरेक्ट का पहला ये एमसीक्यू है, ध्यान से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली, सेकेंड है 2 एंड 3, 1 एंड 2, देन सारे ही गलत है। फटाफट कमेंट करके बताएं। तो इधर ध्यान से देखिएगा, फटाफट अपन बात करते हैं। अगर रबर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात की जाए तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ रबर बोर्ड ऑफ एक्ट 1947। तो मतलब इसे एक एक्ट के माध्यम से एस्टेब्लिश किया गया था। तो याद रखिएगा, जब भी किसी एक्ट के माध्यम से किसी बॉडी को एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसे एक बकायदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होती है उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बाय एक्ट इन 1947 एस्टेब्लिश हो रहा है। दिस मींस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट फिलहाल गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब याद रखिएगा, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसका एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसके अंतर्गत या जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री आएगी फॉर द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया दैट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाता है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोट्टायम केरला में स्टैब्लिश्ड है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो दो स्टेटमेंट गलत है ना, मतलब 1 एंड 2 आर द इनकरेक्ट वंस। तो अगर फोर्थ की बात की जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, विद रेफरेंस टू द सेमीकंडक्टर। स्ट्रेट इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, प्रयास करिएगा। With reference to the semiconductor, doping refers to the process of, doping क्या होता है with reference to semiconductor? Purifying a semiconductor to make it electrically neutral, coating a semiconductor with a protective layer to enhance its durability, removing impurities from a semiconductor to improve its conductivity, या फिर adding impurities to a semiconductor to modify its electrical properties। Easy static question है, बनाने का प्रयास करिएगा। तो यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, आपको पता होगा कि जब कभी भी सेमीकंडक्टर में, जस्ट अ मोमेंट, यहां देखिएगा, सेमीकंडक्टर में डोपिंग का मतलब होता है एडिंग इंप्योरिटीज। तो जब कभी भी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज ऐड की जाती है तब जाकर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप मींस होता है नेगेटिव चार्ज सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो बस ये समझिएगा कि यहां पर जब हम इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तब जाकर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, मतलब उसमें कंडक्टिविटी बढ़ती है। अगर सेमीकंडक्टर नाम से ही आप समझे तो आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर, मतलब ऐसी चीज जिसमें आधी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होगी और आधी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होगी, इसे अपन अर्धचालक भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहां याद रखिएगा, यहां अगर इस सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो एडिंग इंप्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द सुराज्य, यहां पर क्या लिखा है, सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फ्रेमवर्क एम्स टू रिकॉग्नाइज स्टेट्स एक्सेलिंग इन क्वालिटी एंड इनोवेशन टू अचीव द गोल ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत। चंडीगढ़ हैज अचीव्ड 100% सर्टिफिकेशन under Ayushman Arogya Yojana among union territories. Which of the statements given above are correct? Correct statement पूछ रहा है, ध्यान से, है ना। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो इधर ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या पूछा जा रहा है। आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, यहां पर स्वराज्य रिकॉग्निशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात आ रही है, नॉट स्वराज्य। तो स्वराज्य को स्वराज से रिलेट नहीं करना है। आप काम कीजिए, समझिएगा, ये जो स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये अमंग द स्टेट से इसलिए लाया गया है ताकि उनके अंतर्गत और यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स। अभी मैं बताऊंगा कौन से 4 फैक्टर्स है, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो टारगेट है विकसित भारत का 2047 में उसे अचीव किया जा सके। ठीक है, विकसित भारत 2047 का उसे अचीव किया जा सके। और जो 4 पिलर्स है जिसके ऊपर ये स्वराज्य रिकॉग्निशन और रैंकिंग फ्रेमवर्क निर्भर करता है, टिका हुआ है, उसको मैं बता देता हूं। इट स्टैंड्स ऑन 4 S, 1 2 3 4। एक S से आ जाता है शिक्षा, एक S से आ जाता है समृद्धि, ठीक है, एक S से आ जाता है संपन्नता,
फिर एक एस से आ जाता है सुशासन, ठीक है। तो यहां पर शिक्षा मतलब एजुकेशन, ठीक है। फिर समृद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी, फिर स्वास्थ्य एक हो जाएगा तो स्वास्थ्य से आ जाएगा आपका हेल्थ, और सुशासन हो जाता है गवर्नेंस। तो ये 4 पिलर्स पर आपका ये पूरा फ्रेमवर्क टिका हुआ है। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये इसके गोल के बारे में बताता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो चंडीगढ़ अचीव्ड 100% सर्टिफिकेशन अंडर द आयुष्मान आरोग्यम योजना अमंग ऑल यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो 100% सर्टिफिकेशन मिला है, ये उसे स्वास्थ्य कैटेगरी के अंतर्गत मिला है। स्वास्थ्य मतलब एक प्रकार से हेल्थ कैटेगरी के अंतर्गत मिला है, जो कि बिल्कुल सही है। तो अगर सिक्स क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, which of the following statements is and are correct regarding the index of industrial production IIP। देखिएगा, ये आपका एक प्रकार से स्टैटिक क्वेश्चन है। इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड एनुअली बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और सेकंड स्टेटमेंट है, द 8 कोर सेक्टर कंस्टिट्यूट ओवर 40% ऑफ द वेट ऑफ द IIP, मतलब IIP मींस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहां पर आपको सही उत्तर देना है, सही आंसर देना है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and या नॉर 2, दोनों में से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताएं, ठीक है। इधर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इधर ध्यान से देखिएगा, यहां पहला ही स्टेटमेंट आपको थोड़ा तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ मंथली होता है ना, हर महीने के हिसाब से होता है। तो यहां पर क्या बोला गया, इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड एनुअली बाय द NSO। तो NSO के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन एनुअली नहीं किया जाता है, मंथली किया जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट 1 यहां पर गलत हो जाता है। और वहीं अगर 8 कोर सेक्टर्स की बात की जाए तो यह बिल्कुल सही बात है। इट कॉन्स्टिट्यूट ओवर 40% ऑफ द वेट ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और वहीं अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो 8 कोर सेक्टर्स को अगर आपको याद रखना है तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, फ्रेंस, FRENS और CCC। तो यहां पर ये जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, दे रिप्रेजेंट द 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें से F से आ जाता है फर्टिलाइजर्स, R से आ जाता है रिफाइनरी, E से आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, N से आ जाता है नेचुरल गैस, S से आ जाता है स्टील, C से क्रूड ऑयल, C से सीमेंट, एंड देन C से आ जाता है आपका कोल। तो दीज आर द 8 सेक्टर्स जिनको अपन कोर सेक्टर्स बोलते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये 40% वेट करते हैं आपके IIP के। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाता है और ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, तो स्टेटमेंट 2 विल बी द ओनली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पर आपके पेयर को बताना है और उसमें करेक्टली मैच पेयर के बारे में बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इजी है, स्टैटिक क्वेश्चन है, समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, जैसे फर्स्ट में पूछा है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया है। बिजनेस रेडी इंडेक्स UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। फटाफट इसका आंसर देना और बताना है कितने कितने यहां पर पेयर सही है या गलत है। चलिए देखिएगा इधर फटाफट। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी सुर्खियों में था, इसलिए भी क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो भारत की रैंकिंग आई है वो 96 आई है अभी रिसेंट में, ठीक है। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज ऑलवेज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो यहां पर थर्ड तो आपका गलत हो जाता है। फिर अगर आप बात करें ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो यहां पर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बिजनेस रेडी इंडेक्स की बात की जाए तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसे मेमोराइज रखिएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2 स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं, 2 and 3। और अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। तो 8th का जो करेक्ट ऑप्शन है डेट विल बी ओनली 1। आगे बढ़ते हैं,
इधर देखिएगा सेकंड, स्टील स्लैग कैन बी यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, एम्बैंकमेंट्स एंड इंजीनियर्ड फिल्स या हॉट मिक्स एस्फेल्ट पेवमेंट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहां पर भी करेक्ट आंसर पूछा गया है यूजिंग द फॉलोइंग कोट्स गिवन बिलो। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3 स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा। तो यहां अगर देखा जाए तो देखिएगा इधर ध्यान से, क्योंकि स्टील स्लैग आजकल काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होने लगा है, स्पेशली काफी सारी रोड्स के कंस्ट्रक्शन में भी होता है, एम्बैंकमेंट्स और इंजीनियर्ड फिल्स में भी होता है, और हॉट मिक्स एस्फेल्ट पेवमेंट्स भी होता है। तो कुल मिला के स्टील स्लैग की बात की जाए तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जिसका यहां पर यूजेज दिया गया है। तो अगर ऑप्शन वाइज दी जाए, स्टैटिक क्वेश्चन था, आसान था, तो यहां पर आपका 1 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर्स। तो 9th का जो हो जाएगा करेक्ट वो डी ऑप्शन हो जाएगा। देन अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फास्टैग एंड जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम्स। यहां पर देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फास्टैग यूजेस RFID technology whereas a GPS based toll collection relies on tracking the vehicle's travel route through GPS coordinates. Second, the FASTag allows toll detection only at toll booths while GPS based toll collection eliminates the need for physical toll booths. Which of the following statements given above are incorrect? यहां ध्यान से incorrect statement पूछा है, तो फटाफट अच्छे से देखिए, मार्क करिए और फिर इसका आंसर देने का प्रयास करिए। इधर ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो फास्टैग और जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा सुर्खियों में, जब से नितिन गडकरी जी ने बोला है कि अब हम फास्टैग को भी खत्म करके जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन करेंगे। अब इससे आप और हम जानते हैं दोनों की टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर फास्टैग की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, इट यूजेस RFID मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। वहीं अगर जीपीएस की बात की जाए तो जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन रिलायज ऑन ट्रैकिंग द व्हीकल्स ट्रेवल रूट थ्रू जीपीएस कोऑर्डिनेट, मतलब आपकी गाड़ी कितना चली है उसके हिसाब से यहां पर टोल कलेक्शन किया जाएगा। अब अगर फास्टैग में RFID टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो मतलब जहां जहां बूथ होगा, जहां जहां पर यह RFID टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश किया जाएगा, वहीं पर तो इसका टोल कलेक्शन होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी देखा जाए, फास्टैग अलाउज टोल डिडक्शन ओनली एट टोल बूथ्स, वहीं जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल टोल बूथ्स। तो जैसे अभी आपने देखा था ना, महाकुंभ के टाइम में जो दुनिया का सबसे लंबा जाम लगा था, उसका एक कारण यह भी था कि टोल में गाड़ियां फंस गई थी। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, अगर फ्रीली मूवमेंट होता तो एक प्रकार से इतना लंबा ट्रैफिक जैम नहीं लगता भी तो महाकुंभ वाले क्षेत्र में लगता, जहां पर नो व्हीकल एंट्री जोन हो गया था। लेकिन फिर भी दोनों स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो दोनों अपने आप में सही है। तो मतलब यहां पूछा गया है क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर 1 nor 2। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PACS, consider the following statements. PACS are village level cooperative credit societies and form the base of the 3-tier cooperative credit structure. Second, credit from state cooperative banks is directly transferred to PACS for lending to farmers. Third, office bearers of PACS are elected from among its members. यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट्स फिर से पूछा गया है ना, कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां अगर बात की जाए तो देखिएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। PACS मींस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आर विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एंड फॉर्म द बेस ऑफ 3-tier कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। मतलब मान लीजिए अगर ये एक 3-tier क्रेडिट स्ट्रक्चर है तो इसके बेस पर रहता है PACS, ठीक है। सेकंड, क्रेडिट फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू PACS फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स। Third, office bearers of PACS are elected from among its members. तो इधर ध्यान से देखिएगा, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहां पर टॉप में रहता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और फिर बीच में इन दोनों के एक मीडिएशन की भूमिका निभाई जाती है। और होता क्या है, जो भी क्रेडिट यहां पर ट्रांसफर करना रहता है वो SCB से यहां जाता है M के पास और फिर M से ये ट्रांसफर होता है
PACS के पास। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसफर्ड लिखा है तो यह स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। और वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो जो ऑफिस बियरर्स होते हैं PACS के, वो उन्हीं के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो एक प्रकार से 11th का अगर देखा जाए तो 1 and 3 आर करेक्ट, वेयर एज स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली ट्रांसफर बोला गया है। यह बात ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कितने सही है, तो यहां पर आ जाएगा ओनली 2। तो 11th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द ड्राई पोर्ट। स्टैटिक इजी करंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्या बोला है, एन इनलैंड फैसिलिटी फॉर कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ सी पोर्ट, अ पोर्ट लोकेटेड नियर अ रिवर फॉर फैसिलिटेटिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अ स्टोरेज फैसिलिटी नियर द कोस्ट लाइन फॉर हैंडलिंग एग्रीकल्चरल गुड्स, a customs free zone near a seaport for export oriented industries। फटाफट कमेंट करके बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इधर ध्यान से देखिएगा, अगर अपन इसके करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो देखिए, अगर ना भी पता हो तो अपन इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई पोर्ट का पर्पस एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट और इनलैंड वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट से सिर्फ इतना ही ओरिएंटेशन इसका नहीं हो सकता, इसका बहुत ब्रॉडर एक पर्पस होता है। और अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो यहां पर जो 12 में ए में दिया है, एन इनलैंड फैसिलिटी फॉर कार्गो हैंडलिंग, इनलैंड फैसिलिटी कहलाती है फॉर कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ सी पोर्ट। मतलब सी पोर्ट का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, लेकिन ये एक इनलैंड फैसिलिटी होती है। और भारत में आजकल कई सारे क्षेत्रों में ड्राई पोर्ट्स बनाए जा चुके हैं, ताकि हमारा जो एक प्रकार से बोलना चाहिए ना, जो हमारा जो एक प्रकार से ट्रेड है उसे किसी ना किसी तरीके से बढ़ाया जा सके, लॉजिस्टिक सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो यहां पर ड्राई पोर्ट की जो बेस्ट डेफिनेशन है दैट विल बी ए। तो 12 का अगर करेक्ट ऑप्शन हो रहा है तो वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर आपको पूछा गया है हाउ मेनी of the above rows the given information is correctly matched। तो यहां पर करेक्टली मैच्ड इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। देखिएगा, यहां पर ग्रे हाइड्रोजन के बारे में बताया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन एंड टर्क्यूज हाइड्रोजन, और यहां पर उनके सोर्सेस दी गए हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रे हाइड्रोजन का सोर्स दिया नेचुरल गैस, प्रोसेस जो होती है वो स्टीम रिफॉर्मिंग के थ्रू इसे मिलता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से मिलता है, एंड इसकी जो सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी मानी जाती है। ब्लैक हाइड्रोजन की बात की जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी, गैसिफिकेशन। टॉर्क्यूज हाइड्रोजन की बात की जाए तो सोलर एनर्जी, पायरोलाइसिस। थोड़ा साइंस बेस्ड इकोनॉमिक क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का प्रयास करिए, है ना। इसका अगर लेवल देखा जाए तो मॉडरेट से टफ अपन इसको बोल सकते हैं यहां पर, लेकिन ध्यान रखिएगा करेक्ट मैच पूछे गए हैं। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। इधर ध्यान से देखिएगा, अब फटाफट इसे अपन क्रैक करते हैं। अगर ग्रे हाइड्रोजन की बात की जाए तो ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से ही डिराइव किया जाता है, वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम रिफॉर्मिंग। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इसे प्राप्त किया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका एग्जैक्टली सही है। लेकिन ब्लैक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स अगर बताया जा रहा है तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक हाइड्रोजन का जो सोर्स माना जाता है दैट विल बी कोल। लेकिन हां, जो प्रोसेस होती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन ही होती है। तो थर्ड गलत हो जाएगा। वहीं अगर टॉर्क्यूज हाइड्रोजन की बात की जाए तो उसका जो सोर्स होता है वो सोलर एनर्जी नहीं होता है, उसका सोर्स होता है मीथेन। और प्रोसेस की बात की जाए तो पायरोलाइसिस प्रोसेस बिल्कुल सही मानी जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर दो स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, वहीं दो स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। और पूछा गया था करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच की अगर बात की जाए तो यहां पर हो जाएगा ओनली 2, मतलब 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। द पार्ड्यू 2 प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट है डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट ऑफ शोर विंड एनर्जी फार्म। सेकंड, सेटिंग अप ऑफ अ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी। थर्ड, कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज स्केल डीसैलिनेशन प्लांट। फोर्थ, स्टैब्लिशिंग इंडिया फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा पार्ड्यू 2, क्योंकि बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। पार्ड्यू 2 वैसे तो ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली
पार्डुर इज अ रीजन लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। और इसे सिर्फ इसीलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि जो हमारी क्रूड ऑयल की नीड है, जो हम दूसरे देशों के ऊपर ज्यादा निर्भर है, मतलब हमारे यहां क्रूड ऑयल का एक बहुत अच्छा खासा वेटेज हमारे यहां पर इंपोर्ट होता है, तो कभी कभार ऐसा कोई क्राइसिस ना आए जिसमें हम पूरा ही उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, इसलिए हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो पार्डू 2 को अगर देखा जाए तो इट विल बी स्टैब्लिशिंग इंडिया फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। और जब कमर्शियल टर्म आ जाता है तो पार्डुल 2 को ट्रिपल पी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर ही तैयार किया जा रहा है। तो पार्डुल बेसिकली आपका कर्नाटका है, एंड इट विल बी द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक स्टोरेज फॉर क्रूड ऑयल, मतलब कच्चे तेल के लिए ये आपका एक प्रकार से वहां पर स्टोरेज मीन संसाधन का काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका उसका जो आंसर रहेगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA हैज रिसेंटली बीन अकॉर्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स और स्टेटस। तो यहां पर इसे कौन सा स्टेटस मिला है? IREDA महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी 1 या मिनी रत्न कैटेगरी 2? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये जो IREDA है ये ऑलरेडी मिनी रत्न कैटेगरी 1 का एक सेंटर पब्लिक एंटरप्राइज मानी जाती थी, मिनी रत्न कैटेगरी 1। तो अगर आप समझिए, अगर कोई मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आ रही है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है डेट विल बी नवरत्न, और फिर नवरत्न के बाद जो स्टेटस दिया जाता है वो महारत्न दिया जाता है। नवरत्न स्टेटस की शुरुआत भारत में 1997 में की गई थी, और जो सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज जो कंपनीज होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको ये स्टेटस इसलिए दिया जाता है ताकि वो ग्लोबल चैलेंजेस को मीट कर सके और अपने हिसाब से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट खुद से वो कर सके। लेकिन यहां पर नवरत्न की अगर बेसिकली बात की जाए तो उनको 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने का खुद के पास एक विवेक होता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट भारत में कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर IREDA की बात की जाए तो क्योंकि वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में ऑलरेडी आती थी, तो अभी हाल ही में उसे जो स्टेटस मिला है वो मिला है नवरत्न कंपनी का। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर महारत्न कंपनीज की बात की जाए तो महारत्न कंपनीज ओवरऑल अब 14 हो चुकी है, जिसमें से 14th जो है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रेस्ट आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो है नवरत्न स्टेटस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया इज एंड आर करेक्ट? द क्रिटिकल मिनरल्स आर primarily imported to meet the demands of India's growing industries. Second, production linked incentives scheme for recycling critical minerals focuses on recovering minerals through e-waste recycling. Neodymium, dysprosium are not included in India's list of critical minerals. Select the correct answers. यहां पर भी करेक्ट आंसर्स को सिलेक्ट करना है। थोड़ा बहुत भी अगर पता होना तो उसको प्रयास करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1 2 3 करेक्ट आंसर को मार्क करना है आपको, फटाफट बताइएगा। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते, क्रिटिकल मिनरल्स आर प्रीमियरली इंपोर्टेड टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडस्ट्री। अगर आप क्रिटिकल मिनरल्स की बात करेंगे ना, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि भारत में कॉपर को इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम पेरू एंड चिली। तो इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि हमारी डिमांड है तो हम पेरू चिली से कॉपर को यहां पर इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो डिमांड है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर वो दूसरे देशों के ऊपर ज्यादा निर्भर है, और उन्हीं के माध्यम से हमारी ये जो मांग है वो पूरी होती है। तो स्टेटमेंट 1 टेक्निकली देखा जाए तो सही हो जाएगा। वहीं सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम फॉर रिसाइकलिंग क्रिटिकल मिनरल्स फोकसेस ऑन रिकवरिंग मिनरल्स थ्रू ई वेस्ट रिसाइकलिंग। तो अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात की जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स को ही रिसाइकल करना फिलहाल नहीं है। और वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो नियोडाइमियम और डिस्प्रोसियम आर नॉट, यहां देखिए यहां क्या लिखा है, आर नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इनकी तो सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये जो दो है ये रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आते हैं। जब इनको रेयर अर्थ कैटेगरी में रखा जाता है तो आप समझिएगा इनकी नीड क्या है।
भारत में इनकी जो नीड है वो एक प्रकार से इनका जो नीड है या इनकी जो जरूरत है वो टरबाइंस में यूज होती है और काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इनका यूज होता है। तो हमें हमें इनकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर यहां पर लिखा गया है ना आर नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो एक प्रकार से क्योंकि दो स्टेटमेंट यहां पर गलत है तो 16 का जो करेक्ट आपका हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम फॉर रिसाइकलिंग क्रिटिकल मिनरल्स फोकसेस ऑन रिकवरिंग मिनरल्स थ्रू ई वेस्ट रिसाइकलिंग। सॉरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, सॉरी, है ना, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि पीएलआई को लाया ही इसलिए गया था ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, सुनिएगा ध्यान से मैं बताता हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उस वेस्ट के माध्यम से उसे वापस से रिसाइकिल किया जाए और उसके थ्रू हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए इस इंसेंटिव की शुरुआत की गई है। दिस इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, है ना। और एक प्रकार से ये जो पूरा एक आइडिया था ना, ये सर्कुलर इकोनॉमी को डिनोट करता है, इसलिए यहां पर 1 और 2 सही माने जाएंगे, 3 आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है डेट विल बी 1 और 2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एंड आर करेक्ट। Border area development focuses on developing infrastructure and providing livelihood opportunities in border areas of India. The center funds 100% of the cost of projects in all states, union territories covered under the scheme. यहां पर भी आपको यहां पर भी आपको करेक्ट आंसर को चुनना है। ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन बी 2, बोथ 1 और 2, नाइदर 1 नॉर 2, या इनमें से कोई भी नहीं सही है। फटाफट इसको देखिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या सही है, ठीक है। इधर ध्यान से देखिएगा, फटाफट देखिएगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की अपन बात करें, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हम उन एरियाज की बात कर रहे हैं जो नियर अबाउट दूसरे देशों से लगे हुए हैं। मतलब भारत के ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र जो पड़ोसी देश से लगे हुए हैं, जो बॉर्डर के नियर अबाउट है, उनके डेवलपमेंट की बात आ रही है। और जब अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पर चौतरफा विकास की बात कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आ रही है। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या फिर किसी भी और चीज से रिलेटेड हो। तो यहां पर इसका जो फोकस एरिया था, क्योंकि इसकी शुरुआत की गई थी 1986-87, तो आप समझ सकते हैं इसे मोटे मोटे तौर पर 7th 5 ईयर प्लान में लाया गया था। तो यहां पर देखिएगा फोकस क्या है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया। सोचिए 1986-87 में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन यहां ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भारत एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार ही उठाए, है ना। स्पेशली यहां देखिएगा क्या लिखा है, द सेंटर फंड्स 100% of the cost of projects in all states and union territories covered under the scheme। अब यहां रखिएगा, यहां ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात की जाए तो रेशियो चलता है 90 और 10, मतलब 90% फंड आपका स्टेट सेंटर करेगा, 10 आपका स्टेट करेगा। देन अगर ऐसे स्टेट्स की बात की जाए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर जो आपके सेंटर वाले नहीं, सॉरी बोलूंगा मैं, जो ऐसे स्टेट्स फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लगे हुए हैं, है ना, ऐसे एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, मतलब यहां पर बेसिकली मोटे और बड़े बड़े तौर पर बड़े रीजन वाले स्टेट्स आ रहे हैं जो ज्यादातर अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो अगर उनमें बात की जाए तो यहां पर 60 और 40% का रेशियो हो जाता है। मतलब यहां पर 60% फंडिंग विल बी डन बाय द सेंटर एंड 40% रिमेनिंग फंडिंग विल बी डन बाय द स्टेट इटसेल्फ। और अगर बात की जाए प्लेन यूनियन टेरिटरीज की, मतलब जहां पर सेंट्रल या फिर जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, प्लेन यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर 100% फंडिंग की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर ये जो 100% है ना, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। तो 17 के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो डेट विल बी ओनली 1 ओनली। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 ओनली। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जीवन योजना। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट्स यूजिंग लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास एंड रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। Statement 2. The modified Jeevan Yojana extends the scheme implementation timeline and include advanced biofuels such as synthetic gas. Sync gas means synthetic gas and algae within its scope. Which one of the following is correct in respect of the above statement? Statement का एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 explains statement 1.
Second, statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. या statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसमें मैं आपको समय दे रहा हूं आराम से, क्योंकि स्टेटमेंट का है तो समझ के मार्क करके इसके आपको आंसर देना है। इधर ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए प्रधानमंत्री जीवन योजना, इधर ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन योजना, स्टेटमेंट 1 बोलता है इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट यूजिंग लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास एंड रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। ये बिल्कुल सही है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसका उद्देश्य ही सबसे पहले जो इसका चरण था सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश करना था विद द यूज ऑफ लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास एंड रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। लेकिन जो इसका मॉडिफाइड वर्जन है ना, मॉडिफाइड वर्जन क्या बोलता है, द मॉडिफाइड जीवन योजना एक्सटेंड्स द स्कीम इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन, मतलब इस स्कीम को और 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब इसका जो एक्सपेंशन हो चुका है वो 2028 तक जा चुका है, और उसमें एडवांस्ड बायोफ्यूल्स को भी जोड़ा गया है सच एज सिंथेटिक गैस एंड एल्गी विद एन स्कोप। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि स्टेटमेंट 2 एक प्रकार से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, दोनों अपने अपने स्कोप में सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 यहां पर इसको जस्टिफाई नहीं करता है, ये अलग है वो अलग है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो यहां पर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी बी। आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखिएगा स्टैटिक क्वेश्चन है, ध्यान से, अंडर द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। It was enacted to comply with Article 253 of the Indian Constitution. Under the PMLA, the Enforcement Directorate can carry out an investigation without the prior consent of the concerned state. Which of the statement given above are correct? तो यहां पर भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान से, पॉलिटी इकोनॉमी मिक्सचर क्वेश्चन, वो भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बहुत सुर्खियों में रहा है क्योंकि पीएमएलए को लेकर बहुत ही ज्यादा लास्ट ईयर काफी ज्यादा सुर्खियों में चीजें थी, ज्वलनशील मुद्दे भी थे। फटाफट कमेंट करके बताएं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 या नाइदर 1 नॉर 2। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो अगर पीएमएलए की बात की जाए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की बात की जाए, तो देखिएगा ध्यान से, इट वाज इनेक्टेड टू कंप्लाई आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 253 क्या बोलता है, पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटेड विद इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय मसले को ध्यान में रख के ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया है, यह स्टेटमेंट हो जाता है बिल्कुल सही। और अगर वही की बात की जाए तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई अथॉरिटी है तो वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि वही तो सारी चीजों को प्रोसेस करती है, पैसा वसूलती है, वसूली भाई इसको एक प्रकार से नाम भी दिया गया था। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, अंडर द पीएमएलए द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैन कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लास्ट ईयर बहुत ज्यादा सुर्खियों में था क्योंकि ईडी ने कई सारी जगहों पर रेड करी थी। अपने आप में ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर 19 की बात की जाए तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट, तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो 19 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा ये इजी है, स्टैटिक क्वेश्चन है, बनना चाहिए आपसे, क्योंकि बहुत लंबे समय से अवार्ड के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लंबे समय से नोबेल रिलेटेड अवार्ड से भी पूछे नहीं गए हैं किसी भी एग्जाम के सिनेरियो में, और स्पेशली यूपीएससी का जो एक फोकस एरिया होता था ना, वो काफी लंबे समय से नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की भी आने की संभावना बनती है। द नोबेल पीस प्राइज बोला, द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2024 was awarded for which of the following areas? तो यहां पर एरियाज पूछे गए हैं, बाद में अपन बात करते कि किन किन को मिला होगा, है ना। तो यहां देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड है द इफेक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन ऑन लेबर मार्केट्स, फोर्थ है द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन फोस्टरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आपके सामने क्वेश्चन है, सोच के बिल्कुल अच्छे से एक बार में सटीक आंसर दीजिएगा, मजा ही मजा आ जाएगा। इधर ध्यान से देखिएगा, अगर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की बात की जाए 2024 की, तो जो अवार्ड दिया गया है वो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन फॉस्टरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर दिया गया है, और
लास्ट ईयर 2024 में जिन 3 लोगों को अवार्ड मिला था ना, उसमें डेरॉन, साइमन और रॉबिन्सन, ये 3 व्यक्ति है जिन्हें नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है। याद करना आसान है क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम साउंड कर रहे हैं, डेरॉन, साइमन, रॉबिन्सन। मैंने सिर्फ सबके एक एक नाम लिए हैं, लेकिन अगर याद करने के लिए देखा जाए तो देखिए सिमिलर है, ON है ना, डेरॉन, साइमन, रॉबिन्सन। और इन्होंने जो इनका फोकस एरिया था, रिसर्च का एरिया था, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ही था। तो आपका 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डेट विल बी डी। आगे बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन को देखिएगा। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, सुनने में टफ लगेगा लेकिन बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। ध्यान से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल अलायंस फॉर सर्कुलर इकोनॉमी रिसोर्स एफिशिएंसी, मतलब गैसिरे। द फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है गैसिरे वाज लॉन्च्ड इन 2021 टू प्रमोट अ जस्ट ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। The United Nations Environment Program is one of the founding bodies of the GACERE. फिर थर्ड, इंडिया इज द ओनली मेंबर फ्रॉम साउथ एशिया इन द GACERE। इधर देखिएगा, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। फिर से करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, कितने स्टेटमेंट सही है, 1, 2 या तीनों सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। फटाफट कमेंट करके आपको बताना है। इधर ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है गैसिरे मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर सर्कुलर इकोनॉमी रिसोर्स एफिशिएंसी वाज लॉन्च्ड इन 2021 टू प्रमोट अ जस्ट ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी। अभी अपन ने कुछ देर पहले ही, है ना, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में समझाया था मैंने, है ना, एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि क्रिटिकल माइनिंग को लेकर या क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग को लेकर भारत सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो देखिएगा यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में GACERE के एस्टेब्लिशमेंट ईयर से रिलेटेड है, जो बिल्कुल भी सही है ना। लेकिन अगर इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात की जाए तो इट इज फाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, मतलब ये उसकी फाउंडिंग बॉडी है। और अगर बात की जाए तो इंडिया इज द ओनली मेंबर फ्रॉम साउथ एशिया इन द गैसिरे। तो ये भी अपने आप में एक प्रकार से याद रखिएगा कि भारत ही एकमात्र साउथ एशिया से गैसिरे का सदस्य देश है। तो देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर देखा जाए, अगर गैसिरे की बात की जाए तो ओवरऑल इसके 17th मेंबर नेशन है। तो क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है ना, तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी ऑल 3। ठीक है, यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। आगे बढ़ते हैं आप देखिएगा 22nd क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट डेवलपमेंट लोन, है ना, यहां पर स्टेट डेवलपमेंट लोन SDL की बात की गई है। स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बन जाएगा। SDL bonds are issued by the state government to finance their fiscal deficit. The coupon rates of SDL bonds are lower than those of government securities. SDL bonds are eligible securities for the RBI under the liquidity adjustment repo operations. Fourth है, the state government can borrow up to 5% of its gross domestic product through SDL bonds as per the FRBM Act. जरा मैं इसको आपको सही कर दूं ताकि ऑप्शंस आपकी तरफ विजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना है, सॉरी इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना है, सॉरी इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना है। और इनकरेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 और 2 इनकरेक्ट है, 2, 3, 4 इनकरेक्ट है, 2 और 4 इनकरेक्ट है, 1, 2, 3, 4 इनकरेक्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, अटेम्प्ट देने का प्रयास करिएगा, मतलब प्रयास करिएगा इसका आंसर देने का, है ना। इधर ध्यान से देखिएगा, अगर अपन देखें तो स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइनेंस देयर फिस्कल डेफिसिट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द कूपन रेट्स ऑफ SDL बॉन्ड्स आर लोअर देन दोज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब याद रखिएगा, जो कूपन रेट्स होते हैं
स्टेट डेवलपमेंट लोन के वो लोअर नहीं होते हैं, वो हायर होते हैं और उनमें हायर रिस्क होता है एज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेक्टर और बॉन्ड्स, है ना। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स आर एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर द आरबीआई अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो ऑपरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो आरबीआई के गाइडलाइंस के अंतर्गत ही आते हैं और आरबीआई ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो ऑपरेशंस के अंतर्गत ही इसे रेगुलेट करती है ना। तो ये एलिजिबल होते हैं, ये बात मेमोराइज कर लीजिएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट की बात की जाए, स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो अप टू 5% of its gross domestic product through SDL bonds as per the FRBM। तो यहां पर ये जो 5% लिमिटेशन है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये हो जाता है गलत। और क्योंकि एसडीएल बॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किए जाते हैं ताकि जो उनका फिस्कल डेफिसिट है उसे अच्छा खासा फाइनेंस दे सके, तो यहां पर अगर बात की जाए तो पूछा गया था इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है और इनकरेक्ट ऑप्शन को अपन ने मार्क किया है 2 और 4। तो यहां पर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, जिसमें उद्गम पोर्टल, पीएम सूरज पोर्टल और साथी पोर्टल के बारे में बताया गया है। तो फैसिलिटेट सर्च फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स। फिर पीएम सूरज पोर्टल के बारे में बताया गया है कि टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। और देन थर्ड है आपका सारथी पोर्टल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स टू परचेज सीड्स। इसमें से आपको यह बताना है कि कितने इनकरेक्टली मैच्ड है, गलत कौन से है वो बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। स्टैटिक क्वेश्चन है, इजी है, कीवर्ड्स को अगर आप थोड़ा एलिमिनेट कर लेंगे, समझ लेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। फटाफट बताएं। ठीक है, अगर इधर देखिए ध्यान से, इधर की बात की जाए तो उद्गम पोर्टल मतलब टू फैसिलिटेट सर्च फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स, और उद्गम पोर्टल आपका पर्पस यही करता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस आपकी इंफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और अगर इसके पर्पस की बात की जाए तो इसका ये पर्पस पूरा का पूरा सही है। तो मतलब अगर फर्स्ट अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए तो ये करेक्ट है। और अगर वहीं सूरज की बात की जाए तो सूरज बेसिकली स्वराज रोजगार उत्थान से संबंधित है, मतलब यहां पर एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये पोर्टल माना जाता है। और वहीं अगर साथी की बात की जाए तो साथी पोर्टल बेसिकली आपके सिर्फ स्मॉल स्केल फार्मर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि साथी पोर्टल आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। तो यहां पर 2 और 3 आपके गलत हो जाते हैं। तो अगर 23 के करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए ना तो ये हो जाता है ओनली इनकरेक्टली मैच पूछा है तो ये 2 इनकरेक्टली मैच हो जाएंगे, सॉरी। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी ओनली 2। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। द एंजल टैक्स इन इंडिया इज लेवाइड व्हेन द शेयर प्राइसेस इज बिलो द कंपनीज फेयर मार्केट वैल्यू, द इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स ओनली, द शेयर प्राइस एक्सीड्स द कंपनीज फेयर मार्केट वैल्यू, और फोर्थ हो जाता है द कंपनी इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। एंजल टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बजट में एंजल टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन बनाए गए हैं। फटाफट कमेंट करके बताएं। इधर ध्यान से देखिएगा, अगर एंजल टैक्स की बात की जाए तो इससे रिलेटेड जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है वो हो जाएगा द प्राइस शेयर इज बिलो द कंपनीज फेयर मार्केट। मतलब एंजल टैक्स उस वक्त भारत में वसूला जाता है जब फेयर मार्केट वैल्यू में जो शेयर की प्राइस है वो बिलो रहती है, और उसके हिसाब से यहां पर एंजल टैक्स वसूला जाता है। तो एक प्रकार से देखिएगा, यहां स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कम रहेगा तो फिर क्या मतलब है टैक्स वसूलने का। तो एक प्रकार से 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी द प्राइस, द शेयर प्राइस एक्सीड्स द कंपनी फेयर मार्केट वैल्यू। एग्जैक्टली ये सही है, द शेयर प्राइस एक्सीड्स द कंपनीज फेयर मार्केट वैल्यू। देखो मोटे मोटे तौर पर समझा जाए, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू पर स्टैब्लिश किया गया था किसी भी स्टार्टअप को, अगर मान लीजिए उसके जो शेयर प्राइस है उस फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सीड हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार से उसकी प्रॉफिटेबल वाली जो कंडीशन चल रही है, तो उसके ऊपर फिर भारत में एंजल टैक्स लगाया जाता है। तो अगर 24 के करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए डेट विल बी सी। अब सही है, आगे बढ़ते हैं फटाफट।
25th क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडिशनल 81 टीयर बॉन्ड्स आर करेक्ट। 81 बॉन्ड्स आर परपेचुअल बॉन्ड्स। 81 bonds offer regular coupon payments but do not allow investors to recover the principal amount. 81 bonds are listed and tradable on exchanges providing liquidity to investors. Fourth, the Reserve Bank of India regulates 81 bonds. Select the correct answer using the code given below. यहां पर भी आपको correct answers को ही select करना है, ठीक है। देखिएगा 1 and 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इधर देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए 81 बॉन्ड्स मतलब एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, तो इन्हें परपेचुअल बॉन्ड्स कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर कोई इनकी फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं रहती है, इसलिए इन्हें परपेचुअल बॉन्ड्स कहा गया है। फिर यहां देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 81 बॉन्ड्स ऑफर रेगुलर कूपन पेमेंट्स बट डू नॉट अलाउ इन्वेस्टर्स टू रिकवर द प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसा नहीं है, हाँ ये बात जरूर है कि वो रेगुलर कूपन पेमेंट्स देते हैं, लेकिन एक मौका मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरे तरीके से मना कर देते हैं टू रिकवर द प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका गलत। एज दे अलाउ द इन्वेस्टर्स टू रिकवर द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मोटे मोटे तौर पर उनको अपॉर्चुनिटी रहती है कि दे कैन रिकवर देयर प्रिंसिपल अमाउंट। फिर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, 81 बॉन्ड्स आर लिस्टेड and tradable on exchanges providing liquidity to investors। ये स्टेटमेंट भी सही है। और अगर देखा जाए तो 81 बॉन्ड्स को रेगुलेट कौन करता है, तो यहां पर जो अथॉरिटी है डेट विल बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट 4 भी आपका सही है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन नंबर 25 के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 1, 3, 4 आर द करेक्ट वंस। तो यहां पर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डेट विल बी बी। आगे बढ़ते हैं 26th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंपैक्ट ऑफ डेप्रिशिएटिंग रूपी आर करेक्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। डेप्रिशिएटिंग रूपी आर करेक्ट। अ वीकर रूपी बूस्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस फॉर इंडस्ट्रीज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल्स। अ वीकर रूपी डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फॉरेन ट्रेवल फॉर इंडियन पीपल। A depreciating rupee benefits Indians receiving remittances from abroad. Select the correct answer using the codes given below. 1, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 2, 3 सही है या 1 and 2 सही है। फटाफट कमेंट करके बताएं 26 का आंसर। इधर ध्यान से देखिएगा, पहले सबसे आसान तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो पहली बात तो फॉरेन मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो चीपर हो जाएगा और एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। तो ये जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट, द वीकर रूपी बूस्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस फॉर इंडस्ट्रीज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल, ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। सेकंड अगर बात की जाए, अगर रुपया कमजोर होगा तो कॉस्ट ऑफ फॉरेन ट्रेवल कैसे सस्ता हो सकता है। बाहर जाने के लिए फॉरेन करेंसी में जब आप अपनी करेंसी को ट्रांसफर करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो फिर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो है ना डिक्रीज, ये तो इंक्रीज होगा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना ये गलत हो जाएगा। वीकर रूपी डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फॉरेन ट्रेवल फॉर इंडियन पीपल, ये गलत हो जाएगा। फिर थर्ड, आ डेप्रिशिएटिंग रूपी बेनिफिट्स इंडियंस। डेप्रिशिएटिंग रूपी बेनिफिट्स इंडियंस रिसीविंग रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। अब ये जो रेमिटेंस शब्द समझिएगा, जो भी इंडिविजुअल बाहर काम कर रही है तो उसे वहां पर फॉरेन करेंसी के आधार पर पे मिलता है, और जब वो फॉरेन करेंसी भारत में आती है तो यहां पर जो डेप्रिशिएटिंग रूपी रहता है एक प्रकार से उसको ज्यादा वैल्यू फिर मिलती है एज रेमिटेंस के रूप में। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना ये आपका सही हो जाएगा। तो 26 की अगर बात की जाए तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है डेट विल बी 1 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रेड डेफिसिट दैट इंडिया हैड विद देम इन फिस्कल ईयर 2023 एंड 24। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर रशिया, चाइना, कोरिया को आपको इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग करना है, याद ध्यान रखिएगा, है ना। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अरेंज करना है कि भारत का किसके साथ ट्रेड डेफिसिट रहा है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। फटाफट कमेंट करिएगा, सही ऑप्शन को चुनिएगा, है ना। इधर ध्यान से देखिएगा, अगर ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा कोरिया, देन आ जाएगा रशिया, देन आ जाएगा चाइना, क्योंकि भारत के साथ अगर सबसे बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट है तो वो चाइना के साथ है, देन रशिया, देन कोरिया। तो मतलब यहां पर 3, 1 and 2
विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो यहां पर अगर 26 की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा 312। स्टैटिक क्वेश्चन था, इजी था। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन स्पीशीज स्पाइसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन स्पाइसेस। तो यहां पर इंडियन स्पाइसेस को ध्यान में रख के स्टेटमेंट्स दिए गए। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। देन द हेडक्वार्टर ऑफ स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कोच्चि, केरला। Then ethylene oxide contamination has been flagged in Indian spices by the European Food Safety Authority। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया है? फटाफट कमेंट करके बताएगा। स्टैटिक क्वेश्चन है, इजी है, बस आपको अंदाजा लगाना है और आंसर दे देना है। ठीक है, इधर ध्यान से देखिएगा। ये बात सच है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। बिना स्पाइसेस के वैसे भी भारत में किसी भी चीज का काम नहीं बनता है। खाने की तो बिल्कुल ही, आप अगर अपन खाने को ही ले ले तो उसके बिना मजा ही नहीं है। और वहीं अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोच्चि, केरला में है। बिल्कुल सही है। और क्योंकि अभी हाल ही में ये जो इथाइलाइन ऑक्साइड है ना, इसमें एक यूरोपियन सर्वे के हिसाब से कंटेमिनेशन, मतलब यहां पर इसके माध्यम से जो स्पाइसेस बनाए जा रहे हैं उसमें हमें हेल्थ रिलेटेड डिसीज हो रही है और इसी को फ्लैग किया गया है बाय द यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, मतलब 1 2 3, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। लेकिन पूछा क्या गया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत कौन से है? तो इसमें से क्योंकि कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा 27 का, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about the household consumption expenditure HCES 2022 and 23 are correct? यहां पर देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, द एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर in urban areas is significantly higher than in rural areas। सेकंड बोल रहा है, the household consumption expenditure survey is conducted annually by the National Statistical Office। Third, Sikkim recorded the highest MPCE among all states, while Chandigarh recorded the highest MPCE among union territories। यहां पर आपको फिर से करेक्ट आंसर को मार्क करना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2, 1 and 3, then 2 and 3, then 1 2 3। फटाफट यहां पर कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। भले ही भारी शब्द लग सकते हैं पहली बार में जो पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसको समझिएगा। यहां क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, द एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन अर्बन एरियाज इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इन रूरल एरियाज। ये तो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अर्बन एरियाज में हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा होता है। वहीं रूरल एरियाज की बात की जाए तो जरूरतें वहां पर कम है, लोग फिजिकल वर्ल्ड में रहते नहीं है, तो वहां पर उनका एक्सपेंडिचर कम होता है। तो स्टेटमेंट 1 यहां पर सही हो जाएगा। वहीं अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात की जाए तो इट इज नॉट कंडक्टेड एनुअली, इसे हर साल कंडक्ट नहीं किया जाता है, इन एवरी 5 ईयर्स कंडक्ट किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बिल्कुल सच बात है, एनएसओ के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन एनुअली नहीं किया जाता है, क्योंकि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो ईयरली कैलकुलेशन प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। फिर वहीं अगर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एमपीसीई, मींस एमपीसीई मतलब मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर अमंग ऑल स्टेट्स। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो अमंग ऑल यूटीज चंडीगढ़ स्कोर्ड टॉप, मतलब सबसे ज्यादा टॉप में या टॉप में अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो वो चंडीगढ़ है। तो यहां पर देखा जाए 28 में सेकंड हो जाता है गलत, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर ओनली द करेक्ट वंस। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी बी 1 and 3। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP while रिकमेंडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। यहां ध्यान से देखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैटिक है, एक बार में बन जाएगा। द डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स ऑफ अ कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, ट्रेंड्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट प्राइजेस, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी टू मेंटेन फेयरनेस बिटवीन क्रॉप्स, द रेशियो ऑफ farm input prices to farm output prices, a minimum margin of 30% over the cost of production. Select the correct answer using the codes given below. 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, then 1 3 4 5, फिर 2 4 6 या फिर 1 2 3 4 and 5। फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सोच लीजिएगा थोड़ा, है ना, उसके बाद कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें से क्या
सही हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस से है कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसे रिकमेंड किया जाता है बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कि कहां कहां पर या किन किन प्रोडक्ट्स पर एमएसपी होनी चाहिए। फटाफट कमेंट करके बताएं। इधर ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट अगर स्टेटमेंट की बात की जाए, डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स ऑफ अ कमोडिटी, बिल्कुल जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड है सप्लाई रहेगी उसी हिसाब से एमएसपी को यहां पर देखा जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, किस तरीके से उसमें कॉस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ट्रेंड्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, कितनी उसकी इंटरनेशनली डिमांड है, ग्लोबल वैल्यू उसकी क्या है, उसके आधार पर भी ये रहता है। फोर्थ की बात की जाए, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी टू मेंटेन फेयरनेस बिटवीन क्रॉप्स, तो यहां पर दूसरे फसलों को नुकसान ना हो उसको भी ध्यान में रख के इसको कैलकुलेट मेजर किया जाता है। फिफ्थ की बात की जाए, द रेशियो ऑफ फार्म इनपुट प्राइसेस टू फार्म आउटपुट प्राइसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके आधार पर भी एमएसपी का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन ये जो सिक्स्थ स्टेटमेंट है ना, द मिनिमम मार्जिन ऑफ 30% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये थोड़ा यहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि इस तरीके का सिनेरियो यहां पर नहीं देखने को मिलता है। तो सिक्स्थ को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो ओनली 1 2 3 4 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नवचेतना। नवचेतना की बात की जाए, इट एम्स एट इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ यूथ इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू सोशल कॉजेस एंड इश्यूज देयर पॉलिटिकल सिविक पार्टिसिपेशन फॉर अमृतकाल। It is implemented as an independent initiative without any alignment to the National Education Policy of 2020. Which of the above statements is and are incorrect? तो यहां पर incorrect statement पूछा गया है कि कौन सा गलत है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने है, सिर्फ एक गलत है, दो गलत है, दोनों ही गलत है, या दोनों में से कोई नहीं। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। इधर देखिएगा, अगर नवचेतना प्रोग्राम की बात की जाए तो नवचेतना प्रोग्राम को जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके साथ ही लॉन्च किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, इट इज इंप्लीमेंटेड एज एन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव विदाउट एनी अलाइनमेंट टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक्चुअली में नवचेतना लाया ही इसलिए गया था ताकि यूथ का पार्टिसिपेशन, ठीक है, यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके और उनको अवेयर कराया जा सके ड्रग रिलेटेड और एडिक्शन रिलेटेड चीजों से। तो यहां पर एक प्रकार से देखा जाए तो स्टेटमेंट अधूरा है, इसलिए इसकी थोड़ी हमें यहां पर अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। यहां पर ये अनसर्टेन है ना, अनसर्टेन है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपका अनसर्टेन है, क्योंकि अपने आप में ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें लिखा है इट इज इंप्लीमेंटेड एज एन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव विदाउट एनी अलाइनमेंट। तो विदाउट एनी अलाइनमेंट तो है, लेकिन थोड़ा बहुत अलाइनमेंट और पार्टिसिपेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-20 के अंतर्गत यूथ का है, ठीक है। और फिर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट एम्स एट इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ यूथ इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सोशल कॉजेज एंड इश्यूज देयर पॉलिटिकल सिविक पार्टिसिपेशन फॉर द अमृतकाल। लेकिन यहां पर सोशल कॉजेज किस तरीके के हैं उसे भी डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट भी अनसर्टेन हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये आधा ऑब्जेक्टिव बता रहा है नवचेतना का, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपके ये नहीं बोलेंगे कि गलत है या बिल्कुल ही आपका सही है, लेकिन अनसर्टेन है, तो 30 के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी सी, बोथ 1 एंड सी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग एंड केपीएमजी पब्लिश अ रिपोर्ट ऑन द इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पीएमएमवाई। इधर देखिएगा ध्यान से, इट इज अ सेंट्रल sponsored scheme to enhance collateral free credit access to MSME and informal sector by directly lending to them. Loans under PMMY are guaranteed by Credit Guarantee Fund for Micro Units. Then, women entrepreneurs account for over 2/3 of the total PMMY loan accounts as of fiscal year 2022. Then, approximately 80% of the loan accounts in financial year 2021 were in the शिशु कैटेगरी। फटाफट कमेंट करके बताइए, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है ना, ध्यान से बनाइएगा। फटाफट ऑप्शन को करेक्ट करके फटाफट ऑप्शन को बताए कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए
तो इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी, शिशु, किशोर एंड तरुण। और इन 5 कैटेगरी में जो फंड अलॉटमेंट था, शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख था। तो अब फटाफट समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नॉट स्पॉन्सर्ड, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और दूसरी चीज, टू एनहेंस कोलेट्रल फ्री क्रेडिट एक्सेस टू एमएसएमई एंड इनफॉर्मल सेक्टर बाय डायरेक्टली लेंडिंग टू देम। ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। यहां पर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। और पहली बात तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत, पहले ही स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो आप समझिएगा बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो अपने आप में सही हो जाएंगे। एज लोन अंडर पीएमएमवाई आर गारंटीड बाय द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, सही है। सबसे ज्यादा अगर किसी को यहां पर प्रॉफिट मिला है तो वो वुमेन्स है इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022। और किस कैटेगरी की बात हो रही है, तो यहां पर शिशु कैटेगरी की बात हो रही है। शिशु मतलब ये 50,000 वाली कैटेगरी की बात हो रही है। तो 31 का ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ENWR, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, these receipts provide digital records of commodities stored in WDRA accredited warehouses and allow ownership transfer without physical delivery of goods. Second है, ENWRs are integrated with the electronic national agriculture market platform. Then third है, Food Corporation of India is the implementing body for ENWRs. Which one of the above statements are correct? यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताए, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या इनमें से कोई नहीं, फटाफट कमेंट करके बताए। चलिए अब इधर ध्यान से देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा, यहां क्या बोला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट की बात कर रहा है। तो ये एक न्यू पॉलिसी है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू करी है टू फैसिलिटेट और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, वो भी पर्टिकुलरली वेयरहाउस रिलेटेड है। ये ध्यान रखिएगा, दीज रिसिप्ट्स प्रोवाइड्स डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ कमोडिटीज स्टोर्ड इन WDRA accredited warehouses and allow ओनरशिप ट्रांसफर विदाउट फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है ये इसका बेसिक फीचर है जो ENWR की तरफ से दिया जा रहा है। और याद रखिएगा यहां पर WDRA मींस वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मैं लिख देता हूं, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी एंड देन अथॉरिटी, ठीक है। उसके द्वारा यहां पर डिजिटल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए रिसिप्ट दी जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप में क्योंकि फीचर है तो ये सही है। ENWRs आर इंटीग्रेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नेम से इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। और वहीं अगर बात की जाए FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द इंप्लीमेंटिंग बॉडी फॉर ENWRs, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो इंप्लीमेंटिंग बॉडी है इट इज WDRA इटसेल्फ। तो इंप्लीमेंटिंग बॉडी यहां पर क्या है, WDRA इटसेल्फ। तो अपने आप पे क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो रहा है तो मतलब 32 का हो जाएगा, ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो 32 का बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट फटाफट। The Princeton curve in economics depicts the relationship between which one of the following? Unemployment and inflation, income levels and life expectancy, tax rate and tax revenue, income inequality and income development. Static question है, static question है, बनना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रयास करिएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन प्रयास करिए, फटाफट इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखिए यहां पर प्रिस्टन कर्व की बात करते हैं तो इसे एक अमेरिकन सोशलिस्ट 1975 में बाय सैमुअल प्रिस्टन के द्वारा लाया गया था, ठीक है।
तो उनका यह मानना था कि जितने भी हायर इनकम कंट्रीज होती है, जितनी भी हायर इनकम कंट्रीज होती है, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोअर इनकम कंट्रीज। अब लोअर इनकम कंट्रीज के कंपैरिजन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों कम हो रही है, आप खुद सोचिए, क्योंकि उनको वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। तो यहां पर अगर मोटा मोटा देखा जाए तो उनका सिर्फ इतना कंक्लूडरी बयान था कि जितना अच्छा रईस देश उतनी अच्छी फैसिलिटी, उतना अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अमर हो जाएगा, वो भी एक लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर रहेगा। ठीक है, वहीं अगर गरीब देशों की बात की जाए तो क्योंकि वहां पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, इस कारण वहां पर जो रहती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम देखने को मिलती है। तो यही उनका एक प्रकार से कंक्लूटरी, एक प्रकार से रिसर्च था। तो यहां पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकम लेवल्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब ये एक ऐसा कर्व होता है जो इनकम लेवल और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में बताता है रिलेशन। तो आप समझ गए होंगे प्रिस्टन कर्व 1975, ये आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू का स्टैटिक क्वेश्चन है ना, स्टैटिक क्वेश्चन था, आसान था। आगे बढ़ते हैं 34th क्वेश्चन को देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फेल बाय मोर देन 10%, indicating a decline in SDG linked investment. Global FDI increased by 5% due to post-pandemic economic rebound. Then third statement है, Southeast Asia remained steady in terms of FDI inflows, while India and West and Central Asia saw significant drops. How many of the above statements are correct? यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, कितने सही है, एक सही है, दो सही है या तीनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 34th क्वेश्चन, चलिए इसे अपन क्रैक करते हैं, समझते हैं, है ना। दो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 आई थी, उसमें क्या क्या कहा गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रीड करता है, इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फेल बाय मोर देन 10%, इंडिकेटिंग अ डिक्लाइन इन एसडीजी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये जो मोर देन 10% हुआ है, ये क्यों हुआ है? पहला कारण था आपका पेंडेमिक, ठीक है। दूसरा कारण ये जो अगल बगल के रीजन्स में एक प्रकार से अनरेस्ट पैदा हुआ है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। थर्ड, वॉर लाइक सिचुएशन। तो ऐसे कई सारे कारणों के कारण हमारा जो गोल था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स थे वो लगभग पूरी दुनिया में 10% यहां पर गिर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखा जाए वो अपने आप में सही माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फेल बाय मोर देन 10%, इंडिकेटिंग अ डिक्लाइन इन एसडीजी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कारण भी आपको पता है, सिनेरियो क्या चल रहा है पूरा ग्लोबली, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट की बात की जाए, ग्लोबल एफडीआई इंक्रीज्ड बाय 5% ड्यू टू पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिबाउंड। अब जब इतनी सारी चीजें होंगी तो आप समझ सकते हैं ग्लोबल एफडीआई इंक्रीज कैसे होगा, है ना। यही अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है कि इंक्रीज कैसे होगा जब इतनी सारी चीज होगी, वो भी पोस्ट पेंडेमिक, जब आधे से ज्यादा देश तो सीधे हो ही नहीं पा रहे, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहां पर गलत हो जाता है। वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए, द साउथ ईस्ट एशिया रिमेन्ड स्टेडी इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लोस while India and West Central Asia saw significant drop। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, साउथ ईस्ट एशिया remained steady in terms of FDI inflows while India and West Central Asia saw significant drop। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिया और वेस्ट सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो वहां पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। वहीं अगर साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर ऐसा कुछ संभावनाएं नहीं थी, तो वहां पर एक स्टीडी ग्रोथ देखने को मिली है एफडीआई इनफ्लोस में। तो यहां पर 34 में देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर यहां पर दो ऑप्शन आपके सही है, मतलब 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी ओनली 2। आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखिएगा। देन इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 हैज बीन पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यहां पर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 है। ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है और अक्सर इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है नीति आयोग, सेकंड आ रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, थर्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। सिलेक्ट द करेक्ट। यहां पर फिर से क्या पूछा गया है, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, 1 2 2 3 3 4 या 1 and 4 ओनली। फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है।
स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। इधर देखिएगा, अगर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की बात करें 2024, तो यहां पर सबसे पहले तो यहां पर इंडिया की तरफ से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो अगर इंडिया की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो मतलब नीति आयोग और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस तो यहां पर एलिमिनेट सीधा हो जाता है। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स। तो यहां पर अगर देखा जाए 35 में 3 और 4 ऑप्शन सिर्फ सही है, तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी सी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो बहुत ही इजी स्टैटिक क्वेश्चन है, बस आप शब्दावली को ध्यान में समझते हुए इसको क्रैक करिएगा। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन नीडेड, लीडिंग टू जीरो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्टिविटी। यहां पर साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन एक प्रकार से ऐसी दी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। देन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू जॉब लॉस अकरिंग एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर व्हेन वर्क इज नॉट अवेलेबल, कॉमन इन एग्रीकल्चर और एंड स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। थर्ड, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट happens when individuals are between jobs and actively searching for new employment. Then fourth है structural unemployment arises when there is a mismatch between the skills of job seekers and the requirement of available jobs. तो यहां पर आपको क्या बताना था, which of the following statements is correct regarding the different types of unemployment। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट टाइप को बताना है, मतलब 4 में से 1 सही, बाकी 3 शुद्ध रूप से गलत। फटाफट कमेंट करके बताएं, ठीक है। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, अगर इस पूरे डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो जो सही डेफिनेशन है उस पर फोकस करते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक जो बेरोजगारी है, अराइजेज व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स ऑफ जॉब सीकर्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अवेलेबल जॉब्स। ये बिल्कुल सही माना जाता है। वहीं अगर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब जरूरत से ज्यादा लोगों को आप काम करने के लिए रखते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को किनारे करके जरूरत से ज्यादा लोगों को काम पर रख लेते हैं, तो ये कहलाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन एक ही हो जाएगी। और वहीं अगर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, है ना, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन इंडिविजुअल्स आर बिटवीन जॉब्स एंड एक्टिवली सर्चिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो ये फ्रिक्शनल की डेफिनेशन हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाली डिसगाइज्ड की डेफिनेशन हो जाएगी, और अपने आप में जो फोर्थ है वो पूरा का पूरा सही माना जाएगा। तो 36 के हिसाब से देखा जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म। It is a digital platform designed for the instant disbursal of subsidies to farmers using e-rupee vouchers from the National Payment Corporation of India. The platform integrates cloud-based server space from the National Informative Center and supports geotagging and geofencing. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ध्यान से, इनकरेक्ट है, स्टैटिक क्वेश्चन है, पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये जो सीडीपी सुरक्षा है ना, सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म, इसके फीचर की अगर बात की जाए तो इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है। डिजाइन फॉर द इंस्टेंट डिसबर्सल ऑफ सब्सिडीज टू फार्मर्स यूजिंग ई रूपी वाउचर्स, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। ये जो सीडीपी सुरक्षा है जो लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, है ना, ये ई वाउचर्स देती है, ई रूपी वाउचर्स, ठीक है। और ई रूपी वाउचर्स नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई को एक्सेस करते हुए दिया जाता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखिए यहां पर पूरा डिजिटली वर्क हो रहा है, ई रूपी वाउचर्स दिए जा रहे हैं एनपीसीआई की तरफ से, एनपीसीआईएल की तरफ से, तो यहां पर जाहिर सी बात है जब आपको ई रूपी वाउचर्स दिए जा रहे हैं तो एक आपको क्लाउड सर्वर भी लगेगा। तो यहां पर जो सेकंड ऑप्शन हो रहा है, द प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट्स क्लाउड बेस्ड सर्वर स्पेस फ्रॉम द नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर एनआईसी, मतलब एक तो आपका आ गया एनआईसी और
एंड सपोर्ट्स जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग। तो क्योंकि क्लाउड बेस्ड सर्वर है तो क्लाउड बेस्ड काम ही जीपीएस, जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग के आधार पर करता है, तो मतलब ये दोनों भी उसके एसेंशियल फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। तो क्योंकि पूछा क्या गया था, पूछा यह गया था इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से है, तो अगर इनकरेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो नाइदर 1 नॉर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही है एंड आर द बेसिक फीचर ऑफ सीडीपी सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी। सीबीडीसी देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू अलाउ non-bank payment system operators to offer CBDC wallets. The digital rupee operates on decentralized blockchain technology like cryptocurrencies with no central regulation. CBDC retail can be used by people for everyday transactions, while CBDC wholesale is restricted to financial institutions like banks and NBFCs. The Finance Act 2022 amended Section 22 of the RBI Act 1934 to allow the RBI to issue digital currency. How many of the above statements are correct? इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, मतलब एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है, जो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर चलता है उसी के हिसाब का क्वेश्चन है। स्टैटिक है, थोड़ा बहुत पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना है और समझ के इसको कीवर्ड्स को मार्क करते हुए आंसर देने का प्रयास करना है। फटाफट आंसर दे 38 का क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू अलाउ नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स टू ऑफर सीबीडीसी वॉलेट। तो यहां पर नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम्स को बोला जा रहा है किसकी तरफ से, आरबीआई की तरफ से। तो स्टेटमेंट 1 यहां पर सही हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप पे इसका फीचर माना जाएगा। अगर सेकंड की बात की जाए तो देखिए, अभी तो इंट्रोड्यूस हुई है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाइक ए क्रिप्टो करेंसी विथ नो सेंट्रल रेगुलेशन कैसे हो सकता है। वैसे भी क्रिप्टो करेंसी का हमारे यहां पर कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, याद रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है। वहीं सीबीडीसी रिटेल की बात की जाए, कैन बी यूज्ड बाय पीपल फॉर एवरीडे ट्रांजैक्शंस, व्हाइल सीबीडीसी होलसेल is restricted to financial institutions like bank and NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पर दो फैक्टर है, एक है सीबीडीसी रिटेल और दूसरा है सीबीडीसी होलसेल। होलसेल की बात की जाए तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड है, रिटेल की बात की जाए तो इट विल बी यूज्ड बाय पीपल एवरी डे ट्रांजैक्शंस। तो ये अपने आप में सही है। और क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 में जो सेक्शन 22 है आरबीआई एक्ट का, वो अलाउ करता है आरबीआई टू इशू डिजिटल करेंसी। तो ये क्योंकि आरबीआई ही अलाउ कर रहा है डिजिटल करेंसीज को, तो अपने आप में ये उसका एक और फीचर माना जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। तो यहां पर सॉरी तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, डेट विल बी ओनली 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल एंड द आरबीआई रिवाइज्ड इंसेंटिव फ्रेमवर्क। The RBI revised framework assigns a higher weight of 125% to incremental priority sector credit in districts where per capita priority sector credit is less than rupees 9,000. ठीक है, first. Second, priority sector lending provisions apply only to domestic commercial banks and exclude foreign banks operating in India. Third, the RBI's PSL targets require all commercial banks to allocate 40% of their adjusted net bank credit to priority sector, with at least of this amount dedicated to weaker sections. How many of the above statements are correct? ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने सही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताएं कि क्या इसका सही ऑप्शन हो सकता है। तो इधर ध्यान से देखिएगा, अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की जाए तो अभी आरबीआई ने इसके फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है और इट असाइंस अ हायर वेट ऑफ 125% टू इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर
पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इज लेस देन 9,000। तो ये जो फ्रेमवर्क रिवाइज किया गया है ये अभी की नीट के हिसाब से किया गया है, और यहां पर जो वेटेज इंक्रीमेंटल किया गया है वो अप टू 125% किया गया है, और उन कैटेगरी के लिए जो 9,000 रुपीज से लेस है, पहली बात तो। देन सेकेंड है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रोविजंस अप्लाई ओनली टू डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड एक्सक्लूड फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो ये अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन है वो डोमेस्टिक बैंक के अंतर्गत सिर्फ नहीं आती है, बाकी यहां पर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो इस सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। तो अपने आप में जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना, ये हो जाएगा गलत। और वहीं अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो आरबीआई पीएसएल टारगेट्स रिक्वायर ऑल कमर्शियल बैंक्स टू अलोकेट 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर विद एटलीस्ट 8% ऑफ दिस अमाउंट डेडिकेटेड टू वीकर सेक्शन। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि 8% यहां पर वीकर सेक्शन की बात नहीं हो रही है, फार्मर्स की बात हो रही है, ठीक है। और फर्दर कैटेगराइजेशन था 12% और फिर एक प्रकार से 18% तक का। तो 12 और 18% और रिमेनिंग कैटेगराइजेशन था। 12% अगर आपका मार्जिनाइज स्मॉल इंडस्ट्रीज का था, तो 8% यहां पर फार्मर्स का था, देन रेस्ट ऑफ द 18% वीकर सेक्शंस का था। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, जो कि आधा है। तो इस हिसाब से देखा जाए 39 का करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी ओनली 1। तो यहां पर 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस। इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। इट वाज लॉन्च्ड बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब एंड इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। कौन सा है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। फटाफट बताए, 10 क्वेश्चन बस दूर है, फटाफट कमेंट करके बताए, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोजेक्ट नेक्सस की बात की जाए लास्ट ईयर काफी सुर्खियों में था, ये 2024 में स्टार्ट किया गया था, और याद रखिएगा इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस प्रोजेक्ट अलॉन्ग विथ मलेशिया, सिंगापुर, फिर आपका जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो सारी इसमें अक्सर आ जाती है। मोटे मोटे तौर पर भारत, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ये एक कंट्रीज का समूह है जिनके साथ प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की गई थी। तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट, ये गलत हो जाता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट को लॉन्च बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब के द्वारा किया गया था, ये अपने आप में सही है। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। आगे बढ़ते हैं द टर्म T+0, T+1, T+2 often seen in news refer to which of the following? Static easy question. The timeline for settlement for securities in financial market after a transaction is executed. The stages in the supply chain of goods from manufacturer to consumer. The time frame for launching satellites for approval from the regulatory authority. The timeline for repayment schedule of loans after disbursement. ध्यान से easy है ना, इजी है, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है। T+0, T+1, T+2 है ना, और ये रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर ही है। तो सुन लीजिएगा, सैटेलाइट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बाकी आप लोग एक बार अटेम्प्ट करके देखे, है ना, फिर इसको समझते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है T+0, T+1, T+2, ये सुर्खियों में इसलिए रही है क्योंकि ये टाइमलाइन बताती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट आफ्टर अ ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपकी सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, वो भी फाइनेंशियल मार्केट से। ना सैटेलाइट आएगा, ना सप्लाई चेन आएगा, और ना ही रीपेमेंट शेड्यूल फॉर लोन्स आफ्टर डिसबर्समेंट आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 41 का ए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 43rd क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैड बैंक्स एंड इट्स एसोसिएटेड एंटिटीज। बैड बैंक्स एंड इट्स एसोसिएटेड एंटिटीज, ठीक है। फर्स्ट देखिए, द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL इज प्राइमरली ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स 51% that acquire non-performing assets NPA from the banks. फिर सेकंड, इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड is primarily owned by private sector banks 51% and works on resolving and selling distressed assets acquired by NARCL. दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है।
एक गलत है, दो गलत है, या दोनों ही गलत है, या दोनों सही है। नीदर 1 एंड 2 इनकरेक्ट का मतलब हो जाएगा दोनों सही है। फटाफट कमेंट करके बताएं। 43rd क्वेश्चन, इधर ध्यान से देखिएगा। इधर ध्यान से देखिएगा, अगर बात करें बैड बैंक्स की, द स्टेटमेंट अबाउट बैड बैंक्स एंड इट्स एसोसिएटेड एंटिटीज, तो यहां पर बैड बैंक से रिलेटेड दो एंटिटीज एसोसिएटेड है। ध्यान से देखिएगा, एक हो जाता है NARCL, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और इसका पर्पस क्या होता है? इट इज प्राइमरली ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का 51% होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को बैंक से लेते हैं। देन सेकेंड आपका जो आ जाता है बैड बैंक्स में, IDRCL आ जाता है। और अगर IDRCL की बात की जाए तो IDRCL प्राइवेट बैंक ओन करता है, जिसमें 51% तक का उसका शेयर होता है। और ये क्या करता है? इट वर्क्स ऑन रिजॉल्विंग एंड सेलिंग डिस्ट्रेस्ड असेट्स एक्वायर्ड बाय NARCL। मतलब एक प्रकार से NARCL का IDRCL मुन्ना भाई माना जाएगा। ठीक है, तो अपने आप में क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है ना, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी नाइदर 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग। फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ पार्टीज and are less flexible as they require the buyer and seller to fulfill the contract on the agreed upon date. Second है algorithmic trading has been available to retail investors since its introduction in 2008 by SEBI with provisions for approval, supervision and back testing of algorithm. Third, derivatives including futures and options allow investors to buy or sell an asset at a future date and are considered a leveraged form of trading. Which of the above statements are correct? आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2, 3। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से इसको समझिएगा और अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको भी थोड़ा ध्यान से पहले पढ़िएगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात की जा रही है, ट्रेडिंग एंड एल्गोरिथमिक के ट्रेडिंग की बात की जा रही है। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ पार्टीज, बिल्कुल सही, ये दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेटरी होती है, इसीलिए दीज आर लेस फ्लेक्सिबल एज दे रिक्वायर द बायर एंड सेलर टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। पहले तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भरने के लिए बोला जाता है, एंड ऑन द एग्रीड अपॉन डेट। तो इसलिए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका सही। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हैज बीन अवेलेबल टू रिटेल इन्वेस्टर्स सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इन 2008 बाय सेबी with provisions for approval, supervision and back testing of algorithms। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग है ना, ये एक्चुअली में एल्गो ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली अगर एल्गो ट्रेडिंग की बात की जाए तो मोटे मोटे तौर पर इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है इतना लिमिटेड नहीं है, यहां पर ओवरऑल सारे सेक्टर्स को कवर किया जाता है। और अगर थर्ड इसकी बात की जाए, डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अलाउ इन्वेस्टर्स टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट एंड आर कंसिडर्ड अ लेवरेज फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। तो यहां पर जो भी डेरिवेटिव्स है इंक्लूडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इन्वेस्टर्स को वो अलाउ करता है कि वो बाय और सेल कर सके एक प्रॉपर फ्यूचर डेट के हिसाब से, ताकि उन्हें ट्रेडिंग में लेवरेज मिल सके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर 1 and 2 स्टेटमेंट्स, 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 यहां पर गलत हो जाता है। तो 44th की बात की जाए तो आपका हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45th क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इजी है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। काफी तहलका मचाया इसने पूरे भारत में, है ना, स्पेशली आपके यूपी, एमपी, है ना, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों में, और ओवरऑल अब धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला था, ओडोप इनिशिएटिव एम्स टू ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रिक्ट इनटू एक्सपोर्ट हब बाय प्रमोटिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, क्राफ्ट, सर्विस यूनिक टू ईच अदर। सारे सेक्टर्स को अंडरलाइन कर देते हैं। Then the initiative is fully funded by the central government and implemented by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Which of the following statement given above are correct? एक सही है, दो सही है, दोनों में या दोनों ही सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है।
फटाफट कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो इधर ध्यान से देखिएगा, अगर आप बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो आपने देखा होगा इसे हिंदी में बोलते हैं एक जिला एक उत्पाद। तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जीआई टैग बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं, जो वहां पर सबसे ज्यादा फेमस रहता है ऑल ओवर इंडिया में, उनको रिकॉग्निशन भी उस हिसाब से दिया जाता है। तो उसी स्कीम को आधार बनाते हुए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, द ओडोप इनिशिएटिव एम्स टू ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रिक्ट into export hub by promoting a specific product craft service unique to each district, है ना। हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो भी उनकी स्पेशलिटी है, जो भी उनका प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, क्राफ्ट रिलेटेड हो जाएगा, आर्ट रिलेटेड हो जाएगा, तो वहां पर उसको ऐसे ऐसे तरीके से वहां पर उनको बेनिफिशियरीज या फिर जो भी बेनिफिशियरीज है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना ताकि उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, मतलब एक एक्सपोर्ट हब के रूप में उसे यूज करना है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है सही। लेकिन यहां देखिए सेंट्रल यहां पर जो दिया है मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल, वो दी है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये टोटली गलत है, क्योंकि ये जो ओडीओपी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा आपकी रिस्पॉन्सिबल, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री मानी जाती है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री। तो यहां पर ये जो दिया ना मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां पर दिया था इनिशिएटिव इज फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंप्लीमेंटेड बाय द एमएसएमई। तो यहां पर पहली बात तो भले ही फंडिंग, फुली फंडिंग भी वैसे दी नहीं जाती है। एक बात और याद रखिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में जो मिलकर बने हैं वो पूरे ही गलत हो रहे हैं। तो यहां पर फुली फंडिंग नहीं दी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, और डिपार्टमेंट ऑफ जो ट्रेडिंग वाला है, जो ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्टीमेटली जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट तो पूरे तरीके से हो जाता है गलत। तो 45 का अगर देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो डेट विल बी 45 का ए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हो, देखिएगा कंसीडर द फॉलोइंग अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 पूछा गया है। कैटेगरी 1 में बताया गया है इन्वेस्टमेंट इन डेप्थ एंड सिक्योरिटीज एंड इंक्लूड्स फंड लाइक रियल एस्टेट फंड्स। कैटेगरी 2 में पूछा गया है इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स एंड SMEs। देन कैटेगरी 3 में पूछा गया है इन्वेस्टमेंट एम्ड एट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। पूछा यह गया है यहां पर कि कितने स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्टली मैच्ड है। तो फटाफट आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन है, और पूछा यह गया है कि कितने सही है, वही आपको ऑप्शन बताने हैं। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन में 46 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताएं। चलिए इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं यहां पर बस डेफिनेशन को मिसमैच कर दिया गया है। सबसे पहले तो जो सही डेफिनेशन उस पर फोकस करते हैं, ये जो AIF कैटेगरी है, मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कैटेगरी 3 है, बेसिकली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एम को प्रोवाइड करती है और शॉर्ट टर्म रिटर्न्स अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहां पर देखिए तीनों कैटेगरी की बात करें ना, तो पहले तो मैं लिख देता हूं, यहां पर आ रहा है आपका शॉर्ट टर्म रिटर्न। AIF कैटेगरी 2 में आता है मीडियम टर्म रिटर्न। AIF कैटेगरी 1 की बात की जाए तो यहां आता है लॉन्ग टर्म रिटर्न। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो देखिएगा ऑप्शन 3 तो सही है, क्योंकि इट या यहां पर इन्वेस्टमेंट एम्ड एट शॉर्ट टर्म रिटर्न अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ये सही बनाता है। वहीं अगर सेकंड की बात की जाए तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन डेप्थ एंड सिक्योरिटीज एंड इंक्लूड्स फंड्स लाइक रियल एस्टेट फंड, ये कहलाती है AIF सेकंड कैटेगरी। वहीं अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात की जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस सी बात है, अपन स्टार्टअप्स और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो उस पर फोकस एरिया रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका AIF 1 कैटेगरी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कितने करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है, देन इट विल बी ओनली 1। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर ऑफ शोर डेरिवेटिव्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना बने इकोनॉमी में, पॉसिबल नहीं रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। P notes are offshore derivatives instruments issued by brokers and FPIs registered with SEBI. Second,
foreign portfolio investment refer to short term investment typically characterized by high volatility with regulations more strict than foreign direct investments. Third, the International Financial Services Authority IFSCA is the statutory body and regulating financial products services in Gift City. The FPI is domiciled in the Gift IFSC and registered with SEBI can issue P notes to facilitate offshore investment in Indian markets. How many statements above are correct? कितने सही है? 1 एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, चारों ही सही है। फटाफट कमेंट करके बताना है। ध्यान से देख लीजिए, लंबे क्वेश्चन है, लंबा इसका ऑप्शन है, एक एक कीवर्ड्स को यहां पर थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इधर ध्यान से देखिएगा। अगर पी नोट्स की बात की जाए, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर ऑफ शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ब्रोकर्स एंड एफपीआईस रजिस्टर्ड विथ सेबी। तो ये तो पी नोट्स की प्रॉपर डेफिनेशन है, इसमें तो परेशानी नहीं होना है, ये सही है। फिर अगर सेकंड की बात की जाए तो एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वोलेटिलिटी विथ रेगुलेशंस मोर स्ट्रिक्ट देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इधर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर पहली बात तो ये जो लिखा है ना, रेफर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वोलेटिलिटी, तो यहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, नॉट हाई, मोर वोलेटिलिटी। और जो रेगुलेशंस होते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, है ना। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फिर एफपीआई या फिर जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है उतना ज्यादा उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर सॉर्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की ही बात आ रही है। तो यहां पर आप स्ट्रिक्टर नहीं कर सकते उसे, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रिक्टर नहीं आएगा, बल्कि एक प्रकार से लिबरल माने जाते हैं ये, ठीक है। ये क्या माने जाएंगे? लिबरल माने जाएंगे। तो अपने आप में जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत, ठीक है। थर्ड की बात की जाए, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA is the statutory body regulating financial products and services in the GIFT city. गिफ्ट याद रखिएगा, गुजरात इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल टेक सिटी मानी की जाती है। मतलब ये गुजरात से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट सिटी है और अपने आप में इसे गिफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है ना। इसे जो गिफ्ट सिटी का रिकॉग्निशन मिला है, इसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट यहां पर अट्रैक्ट किए गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए गए हैं, उसी के द्वारा इसे ये रिकॉग्निशन मिला है गिफ्ट सिटी का। तो यहां पर ये जो सेंटेंस हो जाता है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इज द स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन गिफ्ट सिटी। तो ये जो इफ्सका है, ये अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि ये गिफ्ट सिटी के लिए एक रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो ये सेंटेंस यहां पर स्टेटमेंट सही हो जाता है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या बोल रहा है? एफपीआईज मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डोमिसाइल्ड इन द गिफ्ट IFSC and registered with SEBI can also issue P notes to facilitate ऑफशोर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट। तो ये भी अपने आप में स्टेटमेंट सही है। तो देखा जाए तो यहां पर 3 स्टेटमेंट सही है, मतलब 47 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेट विल बी ओनली 3। चलिए फटाफट 2 और ऑप्शन को कवर करते हैं, क्वेश्चन को कवर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शॉर्ट सेलिंग इन इंडिया। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वेयर एन इन्वेस्टर borrows security, sells them in the market, repurchases them at a lower price. In India, naked short selling is allowed for stocks that have been approved for futures and options contract. आपको फिर से यहां पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। What will be the correct option? एक सही है, 2 सही है, दोनों ही सही है या दोनों सही नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताना है। 48 क्वेश्चन, ध्यान से पहले इसको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और यहां पर कीवर्ड्स को मार्क कर लीजिएगा। इट इज रिलेटेड विथ व्हाट? शॉर्ट सेलिंग। तो पहली बात तो याद रखिएगा, भारत में जो शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट है ना, वहां पर नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है। नेकेड शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि सेलिंग विदाउट बोरोइंग, ठीक है, मतलब बिना खरीदे ही आपने उसे बेच दिया, ये आपका नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। तो इंडिया में तो ये कंसेप्ट है ही नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। शॉर्ट सेलिंग इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वेयर एन इन्वेस्टर बोरो सिक्योरिटी। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर क्या करता है? सिक्योरिटी को बोरो करता है मार्केट में और फिर उन्हें रीपर्चेस करता है एट लोअर प्राइस। तो यहां पर ये जो है ना, ये अपने आप में शॉर्ट सेलिंग की डेफिनेशन है। तो स्टेटमेंट 1 आपका यहां पर सही हो जाता है। तो अगर देखा जाए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो दैट विल बी ओनली 1। चलिए
49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NUFDC से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द NUCFDC हैज बीन सेट अप एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर urban cooperative banks and will provide both fund based and non fund based support to urban cooperative banks. Then the prompt corrective action PCA framework is applicable to all UCBs मतलब urban cooperative banks having a deposit size of more than 10 करोड़। तो यहां पर बताइएगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, दूसरा, दोनों में से कोई नहीं, या दोनों ही यहां पर गलत है? मतलब बोथ 1 और 2 दोनों सही है और दोनों यहां पर गलत है, सॉरी, है ना। ये आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, फटाफट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इधर देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन सेट अप एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड विल प्रोवाइड बोथ फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसे तो मेमोराइज ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये उसका ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी फ्यूचर में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क यहां पर भी लागू होता है, जैसे रेगुलेट RBI करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इज एप्लीकेबल टू ऑल UCBs हैविंग अ डिपॉजिट साइज ऑफ मोर देन 10 करोड़। तो ये जो 10 करोड़ है ना, यहां पर अगर PCA फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हो रहा है तो उन UCBs की तरफ हो रहा है या उन UCBs के लिए हो रहा है जिनका अपने आप में जो डिपॉजिट साइज है वो 1000 करोड़ रुपीस का है, ठीक है। मिनिमम 1000 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट साइज है, नॉट 10 करोड़। 10 करोड़ तो आज की डेट में कोई वैल्यू ही नहीं है अगर आप प्रॉपर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, है ना। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो 49 की बात की जाए तो यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, वो हो जाएगा A। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओपन नेटवर्क for Digital Commerce Initiative ONDC. It is a non-profit Section 8 company established under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT to democratize e-commerce in India. ठीक है, to democratize e-commerce in India. ONDC follows a platform-centric model similar to Amazon and Uber, where sellers and buyers interact through a single centralized entity. The Sarathi app launched in collaboration with Bhashini aims to enhance inclusiveness in e-commerce by providing multilingual support, real-time translation and voice recognition. Which of the above statements are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3? फटाफट इसको ध्यान से देखिए और अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट इसे कमेंट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखिएगा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो देखिएगा इट इज अ नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एस्टैब्लिश अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेट ट्रेड। इसे DPIIT के तहत एस्टैब्लिश किया गया है टू डेमोक्रेटाइज ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये स्टेटमेंट सही हो जाता है ना। ये इसका ऑब्जेक्टिव है काफी ज्यादा इसके ऊपर रिलेटेड टू डिजिटल इकोनॉमी टॉपिक्स यहां पर एडिटोरियल्स भी आए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसे डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ई-कॉमर्स इन इंडिया, तो यहां पर इसकी फंक्शनैलिटी अमेजॉन और उबर के जैसे नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, जहां पर क्या होता है, वेयर सेलर्स एंड बायर्स इंटरेक्ट थ्रू अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड एंटिटी। तो यहां पर सिंगल सेंट्रलाइज्ड एंटिटी की बात नहीं हो रही है, तो स्टेटमेंट 2 यहां पर हो जाएगा गलत। फिर अगर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड, द सारथी ऐप लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद भाषिनी एम्स टू एनहांस इंक्लूसिवनेस इन ई-कॉमर्स बाय प्रोवाइडिंग मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन एंड वॉइस रिकॉग्निशन। तो इसके सपोर्ट में जो भाषिनी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना कि जो सारथी ऐप है
वो भाषणी के साथ मिलकर काम कर रहा है, और भाषणी का ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टीलिंगुअल फीचर्स प्रोवाइड कराना, है ना, मल्टीलिंगुअल फीचर्स प्रोवाइड कराना। और उसके अलावा यहां पर क्या दे रहा है? रियल टाइम ट्रांसलेशन और वॉइस रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। तो अपने आप में 50th का दो आपके ऑप्शन सही है, 1 एंड 3। तो यहां पर 50th का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डेट विल बी 1 एंड 3। और इसी के साथ आपके जो लास्ट एक साल से इकोनॉमी में जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जितने जनरेट हो सकते थे, वो सारे यहां पर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एज यूजुअल आपका जहां पर टेलीग्राम चैनल पर ये लिंक और जो आपको एमसीक्यूज से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई थी, उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तैयारी जारी रखिएगा। बेस्ट विशेष टू यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।